अमेरिका के किसानों और भारत के भूखे अवाम के दोस्तों, भगवान ने तुम्हें फालतू ज़मीन दी है। तुम्हारे पास वो कारखाने हैं जो हर साल लाखों ट्रैक्टर तैयार कर सकते हैं। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन भारत में हर चीज़ की कमी है। तुम अगर इंसानियत का सबूत देना चाहते हो तो सबसे पहले भारत में अनाज की कमी का इलाज करो। दिन रात ट्रैक्टर चलाओ और भारत के भूखी अवाम के लिए अनाज पैदा करो। तुम्हारे पास ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जिन पर हज़ारों टन अनाज लादा जा सकता है। इंदिरा देवी, मैं आज ही सदर जॉनसन को टेलीफोन पर यह खुशखबरी सुनाऊंगा कि हमने भारत में अनाज की कमी दूर करने का राज मालूम कर लिया है। हम अमेरिका में ज़्यादा अनाज उगाने की मुहिम शुरू करना चाहते हैं और अपने महकमा इत्तलाआत का एक दफ्तर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन मुंतकिल करना चाहते हैं। हम वहाँ एक रेडियो स्टेशन भी कायम करना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक इमारत, एक अदर ट्रांसमीटर और बिजली वगैरह के अखराजात मुहैया करने पड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज, मैं आज ये महसूस करती हूँ कि आपकी ज़ुबान से मेरे पिताजी की आत्मा बोल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका में रेडियो स्टेशन कायम करने के बजाय हमें अमेरिकी खर्च पर एक टेलीविज़न स्टेशन कायम करना चाहिए। रेडियो की बजाय टेलीविज़न पर भारत के कहत का प्रोपेगेंडा ज़्यादा पसंद किया जाएगा। हम भारत माता को भूख से सिसकियाँ लेते दिखाएंगे। इसके बाद हम ये दिखाएंगे कि भारत के सन्यासी आकर इनकी नब्ज़ देखते हैं, लेकिन ये कहकर सर झुका लेते हैं कि मरीज़ लाइलाज है। फिर सारी दुनिया के डॉक्टर बारी बारी आते हैं, लेकिन भारत के सन्यासियों की तरह वो भी मायूस होकर चले जाते हैं। सबसे आखिर में एक अमेरिकी डॉक्टर आता है और वो भारत माता का मुआयना करने के बाद ये कहता है कि मर्ज़ बहुत पुराना है, लेकिन लाइलाज नहीं है। फिर वो मुस्कुराता हुआ दवाई के थैले में हाथ डालकर एक ताज़ा डबल रोटी निकालता है और ये कहता है कि ये तुम्हारी दवाई है। भारत माता उठकर बैठ जाती है, डबल रोटी को चूम कर सीने से लगाती है, लेकिन फिर इसका चेहरा मगमूम हो जाता है और वो आंखों में आंसू भर कर कहती है कि डॉक्टर जी, ये रोटी वापस ले लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भारत के 40 करोड़ बच्चों की माँ हूँ। आपको मेरी बजाय इनकी फ़िक्र करनी चाहिए। फिर अमेरिकी डॉक्टर इसे तसल्ली देता है कि अमेरिका के किसान 40 करोड़ की बजाय 80 करोड़ इंसानों का इलाज कर सकते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ। भारत माता फिर उठकर बैठ जाती है। इसके बाद इस किस्म का सीन देखा जाता है। एक अमेरिकी किसान एक वसी मैदान में ट्रैक्टर चला रहा है और भारतीय बच्चे चारों तरफ खुशी से नाच रहे हैं। शास्त्री ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने भारत की आवाम को कहत की तबाही से बचा लिया है। इंदिरा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये बातें तो मैं जल्दी में कह रही हूँ। जब मुझे इत्मीनान से सोचने का मौका मिलेगा तो मैं टेलीविज़न के लिए ऐसे ड्रामे तैयार करवाऊंगी कि अमेरिका के किसान 24 घंटे ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जॉन ने कहा, अनाज का मसला हल करने के बाद हमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के असले और बारूद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अमेरिका के भारतीय टेलीविज़न स्टेशन से आपको वहाँ की असला साज फैक्ट्रियों के मज़दूरों को जोश दिलाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मसलन टेलीविज़न के ड्रामे में आपको इस किस्म की तब्दीली करनी पड़ेगी कि अमेरिकी भारत माता के मुआयने के लिए एक की बजाय 2 डॉक्टर लाए हैं। पहला उसे डबल रोटी पेश करता है और दूसरा इसे तोप, हवाई जहाज़ या टैंक के खिलौने पेश करता है। फिर जब डबल रोटी वाला डॉक्टर इसे यह खुशखबरी देता है कि अमेरिका के किसान 40 करोड़ की बजाय 80 करोड़ भारतीयों के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं, तो दूसरा डॉक्टर इसे खुशखबरी देता है कि अमेरिका की असला साज फैक्ट्रियों के मजदूर भारत के हर सपूत के टैंकों और हवाई जहाज़ों से मुसल्ला कर देंगे। तो इस ड्रामे का इख्तिताम भी कुछ इस तरह होगा कि जब किसान ट्रैक्टर चलाते होंगे तो भारत की आवाम खेत के गिर्द नाच रही होगी, और जब मजदूर टैंक या हवाई जहाज़ बना रहे होंगे तो भारत की आवाम इनके गिर्द जमा होकर इस किस्म के नारे लगा रहे होंगे कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और पाकिस्तान से भारत की जंग है। नंदा ने कहा, श्रीमती जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि आपके ख़ानदान के हकूक़ का ख्याल रखते हुए अमेरिका के भारतीय टेलीविज़न पर भारत माता के पाठ के लिए आपकी फूफी साहिबा की खिदमत हासिल की जाएंगी। भारत के 40 करोड़ बेटों की भूख पर श्रीमती दजे लक्ष्मी पंडित से बेहतर कौन आंसू बहा सकता है। इंदिरा गांधी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि आज हम काम की बातें कर रहे हैं। अगर इस मुहिम में हमें कामयाबी हुई तो इसका सेहरा शास्त्री जी के सर होगा। अगर वो अमेरिकी किसानों में ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम के मुतल्लिक न सोचते तो मेरे दिल में टेलीविज़न स्टेशन कायम करने का ख्याल कभी ना आता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि शास्त्री जी को ये बात कैसे सूझी। शास्त्री ने कहा, भारत के अवाम की भलाई की बातें सोचना मेरा फ़र्ज़ है।
जब मैंने ये खबर पढ़ी थी कि अमेरिका का हर 5वां किसान भारत के लिए गल्ला पैदा करता है, तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिका के सारे किसान भारत के भूखे अवाम के मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को क्यों महसूस नहीं करते। आज मैं अपने दिल में ये इत्मीनान महसूस करता हूँ कि जब हम अमेरिका में टेलीविज़न या ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम शुरू करेंगे तो हम वहाँ के हर 5वें किसान की बजाय या हर दूसरा या हर तीसरा किसान भारत के लिए अनाज पैदा करने पर मजबूर हो जाएगा। चोन ने कहा, जहाँ तक ज़्यादा अनाज पैदा करने का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि अमेरिका की हुकूमत हमारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रूस इस बात पर नाराज़ ना हो जाए कि हमने उसे खिदमत का मौका क्यों नहीं दिया। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि हम सरेदस्त अमेरिका से सिर्फ अनाज हासिल करें और रूसी मज़दूरों को भारत की ज़रूरत के मुताबिक असला तैयार करने के लिए मजबूर करें। इंदिरा गांधी ने कहा, आपका मतलब है कि हमें रूस में भी एक टेलीविज़न स्टेशन कायम करना चाहिए। चौन ने कहा, हाँ, भारत का फ़ायदा इसी में है कि वो अमेरिका से ज़्यादा अनाज और रूस से ज़्यादा तोपें, हवाई जहाज़, टैंक और आबदोज़ कश्तियाँ हासिल करें। और ये इस सूरत में मुमकिन है कि अमेरिकी किसान भारत की ज़रूरत के मुताबिक अनाज पैदा करने के लिए अपने खेतों में दिन रात मेहनत करें और रूसी मज़दूर भारत की जंगी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 24 घंटे असला साज फैक्ट्रियों में काम करें। फिर हम भारत के करोड़ों बेकार किसानों और मज़दूरों को फ़ौज में भर्ती करके अपना असली काम जारी रखेंगे। पाटिल ने कहा, और वो असली काम क्या है चौन जी? चौन ने कहा, लड़ाई करना, मुल्क फतह करना और फतह करने के बाद उन्हें भारत का अटूट अंग साबित करने के लिए और लड़ाई करना। सबरानियम ने हकारत आमेज़ तबस्सुम के साथ कहा, मुझे सिर्फ भारत की ग़िज़ाई सूरत हाल से दिलचस्पी है और आपने ये मसला हल कर दिया, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमें पक्की पकाई रोटियां भेज दिया करे ताकि हमारी देवियों के चूल्हों में आग जलाने की ज़रूरत पेश न आए। इससे भारत का ईंधन भी बचेगा और भारत की देवियां भारत के मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए फारिग हो जाएंगी। कृष्णमाचारी ने कहा, रोटियों की बजाय पराठे ज़्यादा बेहतर रहेंगे, नमकीन और मीठे पराठे, ताकि हमें सालन पकाने की भी ज़रूरत पेश न आए। शास्त्री ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं और मौजूदा हालात में मैं ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृष्णमाचारी ने कहा, मजाक आप करते हैं शास्त्री जी, और मजाक की भी कोई हद होती है। ये भारत की बदकिस्मती है कि आपने जंग से कोई सबक नहीं सीखा। प्रधानमंत्री जी, आप एक आतिशफिशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हुए हैं और जब आतिशफिशा पहाड़ फटे तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। भगवान के लिए इन नंगे भूखे लोगों के हाल पर तवज्जो दीजिए जो सुबह और शाम हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हैं। आप अटूट अंग के नारे लगाकर इनके पेट नहीं भर सकते। इन्हें टैंकों और हवाई जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, रोटियों और धोतियों की ज़रूरत है। शास्त्री ने कहा, वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि उन्हें पिछली जंग में अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। वो हमें दिल्ली में परेशान नहीं करेंगे, उन्हें कश्मीर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और यही वो वजह है जहाँ भारत माता के नंगे और भूखे सपूत अपनी बेबसी का इंतकाम ले सकते हैं। दरिंदों को सिर्फ किसी शिकारगाह की ज़रूरत होती है और हम भारत के जनसखियों और सेवक संगियों को ये समझा सकेंगे कि कश्मीर ऐसी एक शिकारगाह है जहां तुम किसी ख़तरे का सामना किए बगैर इंसानी खून की प्यास बुझा सकते हो। पाकिस्तान बार बार कश्मीर में इस्तवाब राय का मुतालबा सिर्फ इसलिए करता है कि वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन अगर हम अकल से काम लें तो ये अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो सकती है। हमारे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं जो भारत में भूखा मरने की बजाय वहाँ आबाद होना पसंद करेंगे। इंदिरा देवी ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए महासभाई जिन संगी और राष्ट्र सेवक सिंगी जवानों के दिल में कश्मीर जाने का शौक़ पैदा करें। आप इन्हें ये समझाएं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भारत माता जी के इस अटूट अंग में 7 चट्टान के सेब पैदा होते हैं। वहाँ नाशपतियों और खुबानियों के जंगल हैं, वहाँ ज़ाफ़रान उगता है, वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है। वहाँ दरियाए जहलम का मीठा अमृत पीने और वादी की तरोताज़ा हवा में सांस लेने से बूढ़े जवान हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज मैं जितना कश्मीर के मुतालिक जानती हूँ इतना आप नहीं जानते। पिताजी उठते बैठते कश्मीर की बातें किया करते थे। भारत माता से कहीं ज़्यादा उन्हें इसी अटूट अंग से प्यार था। मैं रेडियो, प्रेस और फिल्म के ज़रिए ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू करूँगी कि भारत के हर बच्चे और बूढ़े के दिल में कश्मीर जाने का शौक़ पैदा हो जाए। शास्त्री ने कहा, इस वक्त वहाँ बच्चों और बूढ़ों की नहीं बल्कि तंदुरुस्त जवानों की ज़रूरत है जो बच्चों और बूढ़ों के लिए रास्ता साफ कर सकें।
इंदिरा गांधी ने कहा, मैं आपका मतलब समझ सकती हूँ महाराज, लेकिन मुझे डर है कि अगर आप कश्मीर को बच्चों और बूढ़ों के लिए ख़तरनाक समझते हैं तो नौजवान भी वहाँ जाने का ख़तरा मोल लेना पसंद नहीं करेंगे। शास्त्री ने कहा, इंदिरा देवी जी, हम इन्हें खाली हाथ नहीं छुरे, पिस्तौल और राइफलें देकर भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं जाएंगे महाराज। शास्त्री ने चिल्लाकर कहा, वो क्यों नहीं जाएंगे? इंदिरा ने कहा, नहीं मालूम कि सेब के बागों और ज़ाफ़रान के खेतों में आज़ादी का नारा लगाने वाले छुरे के जवाब में छुरा और बंदूक के जवाब में बंदूक इस्तेमाल करते हैं। शास्त्री ने कहा, क्या आप इन्हें ये नहीं समझा सकती कि कश्मीर में चंद मुसल्ले बागियों को कुचलने के लिए भारत की आधी फौज मौजूद है। जिस जंगल या पहाड़ में एक बागी पनाह लेता है वहाँ हमारी बटालियन पहुँच जाती है, और जिस इलाके में वो एक गोली चलाते हैं वहाँ हमारे हज़ारों फौजी हरकत में आ जाते हैं। हमने पुलिस की तादाद में भी इजाफा कर दिया है, इसलिए इन जवानों को मुसल्ले बागियों के मुकाबला करने की नहीं बल्कि गैर मुसल्ले मुसलमानों की तादाद कम करने की मुहिम सौंपी जाए। और ये काम ऐसा है कि जो जिन संगी, सेवा सिंगी और महासबाई जवानों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। नंदा ने कहा, मैं जिन सिंह, सेवक सिंह और महासभा के जवानों के मुतल्लिक आप सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अगर इन्हें इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि हमारी पुलिस और फौज किसी सूरत में भी मुसल्ले बागियों से इनका तसादुम नहीं होने देगी और इनसे सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों के सीनों में छुरे घोंपने या इनकी बस्तियां जलाने का काम लिया जाएगा तो वो शेरों की तरह गरजते हुए कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें छुरों की बजाय राफलें और पिस्तौलें तकसीम करेंगे तो वो ये समझेंगे कि उन्हें किसी फौजी मुहिम पर भेजा जा रहा है और इनका जी खट्टा हो जाएगा। इसलिए पिस्तौल और बंदूक वगैरह का तो इनके सामने नाम ही ना लीजिए, वरना इंदिरा देवी लाख सर खपाएं वो कश्मीर नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ अरसा बाद अगर रक्षा मंत्री जी ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान करने के काबिल हो जाएं कि भारत की बर्री और फ़िज़ाई अफवाज ने बागियों यानी बंदूक के मुकाबले में बंदूकें चलाने वाले बागियों को कुचल दिया है और कश्मीर में जो मुसलमान जिंदा रह गए हैं वो भारत की अक़लियतों से ज़्यादा बेबस हैं, तो हमारे यही जवान छुरे फेंक कर बंदूकें उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। धनीराम ने कहा, अगर वो मामूली छुरों से भारत की मुश्किल आसान कर सकते हैं तो हमें राइफलों और पिस्तौलों के अखराजात बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है? इंदिरा देवी ने कहा, आप उन्हें ये समझाएं कि कश्मीर में उन्हें छुरे के सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें राशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये मुफीद हथियार है जिससे कश्मीरियों को कत्ल करने के अलावा कश्मीर के सेब भी काटे जा सकते हैं, और कश्मीर का सेब एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं कश्मीर के सेब के रंग, खुशबू और जायके के मुतल्लिक किताबें लिख सकती हूँ। आपको मालूम है पिताजी को कश्मीर के सेब कितने पसंद थे। शास्त्री ने कहा, कश्मीर के सेब मुझे भी पसंद हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, आपको पसंद तो है लेकिन आप छिलका उतार कर खाते हैं और पिताजी छिलके समेत खाया करते थे। इनके सामने अगर कोई छिलका उतारता था तो वो नाराज़ हो जाते थे। आपको याद है एक दफ़ा उन्होंने आपके हाथ से चाकू छीन कर फेंक दिया था। नंदा ने कहा, मुझे याद है, मैं इस दावत में शरीक था। आपके पिताजी शास्त्री जी के हाथ से चाकू छीनते हुए कहते थे, ये केला नहीं है, सेब है और इसके छिलके में सोना होता है। शास्त्री ने कहा, पंडित जी को चाकू छीनते वक्त मेरे दांतों का ख्याल नहीं आया था। वो हमेशा मेरे साथ बच्चों का सा सलूक करते थे, लेकिन अब मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं बच्चा नहीं। मैंने वही चाकू कश्मीर के सीने में घोंप दिया है। मैंने कश्मीर को भारत का अटूट अंग बना दिया है और ये एक बात है जो पंडित जी से 18 साल में नहीं हो सकी। कृष्णमाचारी ने कहा, काश कश्मीर में सेब, नाशपाती और ज़ाफ़रान ना होता। काश वहाँ की हवा इंडिया से ज़्यादा ख़राब होती और पानी समंदर के पानी से ज़्यादा कड़वा होता और हम इस तबाही से बच जाते। शास्त्री ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? कृष्णमाचारी ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेहरू जी और इनके बाद शास्त्री जी को कश्मीर के साथ इतना प्रेम ना होता तो आज सारी दुनिया हमारा मजाक न उड़ाती। आपने अपनी अकल के चाकू से भारत की कश्ती के पैंदे में सुराख कर दिए हैं और यह कश्ती डूब रही है। अगर कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाना और पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना इतना आसान होता तो पंडित नेहरू 18 साल इंतज़ार न करते। कश्मीर में जंगबंदी लाइन अबूर करते वक्त आपको ये उम्मीद थी कि भारत की फ़ौज मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले दम नहीं लेगी, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन शंभ और जोड़िया में भारत के लश्कर को बकरियों के रेवड़ की तरह हाँक रहा था। आपके रक्षा मंत्री ने हमें ये मौसर खबर सुनाई कि भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया है और हमारी अफवाज चंद घंटों के अंदर अंदर लाहौर की किस्मत का फैसला कर देंगी। आपके सेनापति ने जिमखाना क्लब में आपकी दावत का इंतज़ाम कर दिया था और मैंने सुना है कि चौन जी इस दावत में शरीक होने की नीयत से हवाई जहाज़ में अमृतसर पहुंच गए थे।
भगवान का शुक्र है कि वो सीधे लाहौर के हवाई अड्डे पर नहीं उतरे, वरना हम पाकिस्तान रेडियो से ये खबर सुनते कि जंगी कैदियों में एक वजीर साहिब भी शामिल हो गए। चौन ने कहा यह गलत है, मैं अमृतसर नहीं गया था। क्रिश्चियन मचारी ने कहा मुमकिन है कि फ़ौज ने आपको अम्बाला या जलंधर रोक लिया होगा, लेकिन आप चंद घंटों के लिए यकीनन दहली से बाहर थे। लेकिन माफ़ कीजिए, मैं जंग के मुतल्लिक बात कर रहा था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप इस दिन पार्लियामेंट को भारत के हमले की खबर सुनाने के बाद कहाँ रुपोश हो गए थे। चौन ने कहा मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, मेरे बुज़ुर्गों ने। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा चौन जी, भगवान के लिए पानीपत की तीसरी जंग का जिक्र न कीजिए। कृष्ण मचारी ने कहा चौन जी को पानीपत की तीसरी जंग का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम आज भी इन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो मरहट्टों को पानीपत की तीसरी जंग में पसपा होने के बाद पेश आए थे। आज हमारी ये हालत है कि हम किसी हमसाया मुल्क को जंग की धमकी भी नहीं दे सकते। ये तो भगवान की कृपा थी कि हिफाजती कौंसिल ने फायरिंग बंद करवा दी, वरना शास्त्री जी ने भारत का नेपोलियन, हिटलर और चर्चिल बनने के शौक में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था। पाकिस्तान को इस जंग ने एक कौम बना दिया है। पाकिस्तान के बाशिंदों ने ये साबित कर दिया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए जान और माल की कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने अपने माजी की तारीख जिंदा की है। उन्होंने 200 बरस के बाद फिर एक बार साबित कर दिया है कि वो अपने महदूद जंगी वसाइल के बावजूद हमारे लिए जंग के हर मैदान को पानीपत का मैदान बना सकते हैं। सबरानियम ने कहा महात्मा गांधी जी को हिंदुस्तान की तकसीम से कई साल कबल इस खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अदम तशद्दुद की लोरियों से सुलाने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तानियों को शास्त्री जी और चौन जी महाराज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस जंग का नकारा बजाकर उन्हें जगा दिया है। कृष्णमाचारी ने कहा सबरानियम, अगर ये नकारा बजाते तो मुझे इसकी परवाह न होती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हमें चंद दिन या महीने भारतीय नकारों के जवाब में पाकिस्तानी नकारों की आवाज़ सुनना पड़ती। फिर अगर हम ये देखते कि पाकिस्तान के एक एक नकारे की आवाज़ हमारे 6-6 नकारों से ज़्यादा मौसर है, तो हम जंगी नकारे के बजाय अमन की बांसुरियाँ उठा लेते। लेकिन शास्त्री जी ने पाकिस्तान को जगाने के लिए टैंकों, हवाई जहाज़ों और तोपों की ज़रूरत महसूस की थी। फिर भारतीय तोपों और बमों के खौफनाक धमाकों से थोड़ी देर बाद ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान जाग उठा है, और सिर्फ जाग ही नहीं उठा बल्कि मुकाबला भी कर रहा है और मार भी रहा है। वो अपने हर टैंक और हर हवाई जहाज़ के बस हमारे 10 से ज़्यादा हवाई जहाज़ तबाह कर रहा है। इसकी बटालियन के सामने हमारी ब्रिगेड और इसकी कंपनी के सामने हमारी बटालियन भाग रही है। अब हमारे लिए एक ही इत्मीनान रह गया है, वो ये कि हम कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों से अपनी शिकस्तों का इंतकाम ले सकते हैं। शास्त्री ने कहा मैं कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को यह नारा लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता कि कश्मीर भारत माता का अटूट अंग नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने साबित करना चाहता हूँ कि कश्मीर के मुसलमान जिंदा रहें या ना नहीं, कश्मीर बहरहाल हमारा है। पाटिल ने कहा प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मुसलमान भी अब भारत की फ़ौज के संगीनियों और जिन संगियों के छुरों के जवाब में नारे नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी जंग के नताइज देखने के बाद वो भी मरने और मारने के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब ये है कि आपने पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी बेदार कर दिया है। चौन ने कहा अगर आप लोग ये ख्याल करते हैं कि हमने जंगबंदी के मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान से लड़ने का ख्याल हमेशा के लिए तर्क कर दिया है तो आप गलती पर हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी ये पहली लड़ाई ख़त्म हुई है, लेकिन जंग इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि हम अपने इरादों में कामयाब नहीं होते। कृष्णमाचारी ने कहा आपका मतलब है कि हम 18 साल और तैयारियाँ करेंगे और फिर 17 रोज़ और जोर आजमाई करेंगे। चौन ने कहा पाकिस्तान पर अखंड भारत का झंडा गाड़ने के लिए हम 40 साल तक तैयारियां कर सकते हैं। पाटिल ने कहा यानी आपका मतलब है कि भारत की आवाम 40 साल आधी रोटी और आधी धोती पर गुजारा करते रहेंगे। शास्त्री ने कहा हरगिज़ नहीं, भारत के लिए सिर्फ चंद महीने मुश्किल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल और लग जाएगा। इसके बाद एक दिन अचानक भारत की आवाम ऑल इंडिया रेडियो पर जब ये ऐलान सुनेंगे कि आज इतने बजे जंग शुरू हुई थी और इतने मिनट के बाद ख़त्म हो गई है। इंदिरा गांधी ने पुरुउम्मीद होकर कहा यह कैसे हो सकता है महाराज। शास्त्री ने कहा यह एक बहुत बड़ा राज है, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारी ये अजीम फतह फ़ौज के बगैर होगी। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।